कहानी की शुरुआत 19वीं शताब्दी के एक दौर से शुरू होती है, जहां हम जापान के बर्फीले इलाके में बसे छोटे से गांव को देखते हैं। बेहद ऊंचाई पर मौजूद ये गांव देखने में जितना छोटा, वहां जिंदा रहना उतना ही मुश्किल। ये समझिए, खाने के इतने लाले पड़े थे कि गांव वालों के लिए एक एक निवाला किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिंदगी इतनी संघर्षशील थी कि हर कोई 2 वक्त जिंदा रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता, मगर फिर भी खाली पेट और जमा देने वाली ठंडक मौत का कारण बन ही जाती। इसी के चलते यहाँ के लोग काफी निर्दयी हो गए थे। बाकी बची कुची कसर गांव की पुरानी सभ्यता और प्रथाओं ने पूरी कर रखी थी। जी हाँ, एक ऐसी विचित्र प्रथा, इसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस गांव में हमें एक छोटे से परिवार से रूबरू करवाया जाता है, जिसमें 59 साल की माँ ओरिन घर की मुखिया होती है, जिनके शरीर की फुर्ती देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि उम्र का तगाजा उन पर भारी पड़ रहा है। ओरिन के 3 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा तात्सुही, उससे छोटा किसाकिची और फिर सबसे छोटा रिसुके। माँ ओरिन अपने बेटे से पूछती है, क्या तुम लोग बीती रात पड़ोसी अरायाशिकी के घर की तरफ तो नहीं गए थे? क्योंकि ये अफवाह उड़ रही है कि किसी ने उनके पालतू कुत्ते शिरो के साथ दरिंदगी की है और वो अपने कुत्ते को अपनी बेटी से भी ज्यादा मानते थे। इसीलिए अरायाशिकी ने साफ साफ फरमान सुनाया है, जो कोई भी पकड़ा जाएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो सभी इसके लिए मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी बड़ा भाई तात्सुही रिसुके को धमकाते हुए कहता है, अगर उसने ऐसा कोई गलत काम किया है तो वाकई परिवार की काफी बदनामी होगी। परंतु रिसुके इसके लिए साफ साफ इनकार कर देता है। अगली सुबह हम गांव वालों को शिकार करते हुए देखते हैं। इसी दौरान रिसुके की नजर नदी के किनारे मौजूद एक बच्चे की लाश पर पड़ती है, जो देख एक बार के लिए तो वो डर जाता है और फिर जिनसाको के घर की तरफ दौड़ता है, क्योंकि उसे मालूम पड़ा था कि उसकी पत्नी कुछ महीनों पहले प्रेग्नेंट थी और यकीनन ये उन्हीं की संतान है, जिसे इस तरह नदी के किनारे फेंकना कहीं से भी सही नहीं था। परंतु जिनसाको इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद वो एक और पड़ोसी से पूछताछ करने के लिए उनके घर की तरफ जाता है, लेकिन वहां भी बच्चे को पहचानने की बात से इनकार कर देते हैं। और हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि आखिर क्यों गांव वाले एक लड़के के जन्म के दौरान ऐसा कर रहे हैं। दरअसल यहाँ सभी इतने गरीब होते हैं कि उन्हें बच्चे तो चाहिए, लेकिन सिर्फ लड़की, क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा बेटी होगी वो उसकी शादी का सौदा करके उतना ही ज्यादा पैसे कमा सकता है। ऐसे में तमाम गांव वाले बेटे की चाह में पागल रहते थे, और हो भी क्यों ना, उन्हें दहेज देना थोड़ी ना है, लेना जो है। एक रोज ओरिन के घर पर नमक का एक व्यापारी आता है, जो यहाँ तात्सुहे की बेटी को देखने आया है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि ओरिन का बड़ा बेटा तात्सुही शादीशुदा था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ दिन पहले हुई एक घटना में उसकी पत्नी का देहांत हो गया, जिससे उसका एक बेटा और बेटी है। आज ये नमक का व्यापारी तात्सुही की उसी बेटी का सौदा करने आया है, लेकिन ओरिन अपनी पोती को खुद से बिल्कुल भी अलग करना नहीं चाहती। वो यहाँ ओरिन को नमक का एक थैला उपहार के तौर पर देता है, जो कि योनाहाची परिवार की तरफ से था, क्योंकि योनाहाची अपनी विधवा बेटी तामायाना की शादी तात्सुही से करवाना चाहते हैं, और ये बेशकीमती नमक इसी सौदे का एक हिस्सा है। ओरिन ये सुनते ही खुश हो जाती है। आखिर घर में एक बहू का होना किस माँ का सपना नहीं होगा। वो तात्सुही को ये खुशी की खबर सुनाती है, परंतु उसके मन में तामायाना को लेकर थोड़ा हिचकिचाहट है, जैसे कि वो पहले से विधवा है और तो और उसे 8 साल छोटी। ऐसे में उन दोनों का क्या मेल ठीक होगा। तात्सुही जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता। इसी दौरान खेत में केसाकिची और रिसुके लड़ाई करने लगते हैं, जिसकी वजह हमारे बचपन के भाई बहन के झगड़ों की तरह बिल्कुल आम है। असल में रिसुके के शरीर से हर दम गंदी बास आती रहती है, जिसे एक तरह की बीमारी भी समझ सकते हैं, और वो बेहद कम नहाता है। बस इसी बात पर केसाकाची उसे खुद से थोड़ा दूर रहने के लिए कहता है और उनकी बहस शुरू हो जाती है, और इन दोनों को डांटती है और छोटे भाई रिसुके को समझाते हुए कहती है कि उसे बड़े भाई केसाकिची का सम्मान करना चाहिए। तात्सुही के बाद वही घर का मुखिया बनेगा। फिर वो तात्सुही के पास जाकर उसे पूछती है, आखिर वो कब तक शादी के लिए ऐसे इनकार करता रहेगा। एक ना एक दिन तो उसे पहाड़ों पर चले जाना है, तो फिर घर की देखभाल कौन करेगा। इस पर तात्सुही अपनी माँ को साफ साफ मना कर देता है और कहता है, मैं कभी भी आपको पहाड़ों पर अकेला नहीं छोड़ूंगा, ये मुझसे कभी नहीं होगा माँ। ओरिन कहती है,
मुझे कभी न कभी तो वहां जाना ही होगा। क्या पता वहां तुम्हारे पिता मुझे मिल जाए। नमक का व्यापारी भी कह रहा था कि शायद उसने उन्हें पहाड़ों पर कहीं देखा है, जहां हमें मालूम पड़ता है कि तात्सुही के पिता रेही पिछले 30 सालों से लापता है और ये कदम उन्होंने खुद ही उठाया था। किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। तात्सुही माँ से पूछता है, आखिर पिता कहाँ चले गए? ओरिन उन दिनों को याद करते हुए कहती है, बेटा वो बहुत बदकिस्मत साल था। मैंने और तुम्हारे पिता रेही ने अपनी नवजात बेटी जन्म के बाद ही नमक के व्यापारी को बेच दिया था। रेही की माँ 70 साल की हो चुकी थी और प्रथाओं के अनुसार जब गांव का कोई बूढ़ा बुजुर्ग 70 साल का हो जाता है तो उसे पहाड़ों पर नारायामा के लिए भेज दिया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति स्वस्थ है या फिर बीमार। उसके बच्चे या फिर पोता पोती उन्हें पहाड़ के देवताओं को अर्पित कर देते हैं, जहां उन्हें आगे की जिंदगी अकेले बितानी पड़ती है और अपनी इच्छा शक्ति से मृत्यु को अपनाना पड़ता है। यह रिवाज गांव में कई दशकों से चला आ रहा है, जिसे मानना हम सभी का कर्तव्य है। शताब्दी बीत गई लेकिन आज तक कोई इस कानून को तोड़ नहीं पाया। परंतु जब तुम्हारे पिता रेही की माँ का वक्त नजदीक आया तो वो उनसे खुद को दूर नहीं करना चाहते थे। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। खास बात ये थी कि वो बिल्कुल भी बीमार नहीं थी और ऐसे में एक बुजुर्ग महिला को भूखे मरने के लिए पहाड़ों पर छोड़ देना तुम्हारे पिता को किसी पाप से कम नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो खुद ही घर छोड़कर भाग गए और आज तक कभी वापस नहीं लौटे। वो तो चले गए लेकिन तब से हमारा परिवार गांव वालों के लिए मजाक का कारण बन चुका है और अब मैं नहीं चाहती कि तुम भी वही गलती करो जो तुम्हारे पिता ने की। मैं इस बेइज्जती की चीख पुकार में दम नहीं तोड़ना चाहती। शायद ओरिन इस दिन के लिए बहुत पहले से तैयार थी और वक्त भी बहुत नजदीक था, लेकिन जाने से पहले उसकी 3 इच्छाएं थी जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी। पहला, अपने सबसे बड़े समझदार बेटे तात्सुही के लिए एक नई पत्नी को ढूंढना, क्योंकि उसके घर छोड़ने से पहले कोई ऐसी महिला होनी चाहिए जो घर को संभाल सके। वहीं उसके सबसे छोटे बेटे रिसोका का भी घर बसाना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है उसके मुंह की लाइलाज बीमारी, जिसकी वजह से 24 घंटे बदबू आती रहती है। इसके चलते कोई भी महिला उसके नजदीक नहीं आती। और अंतिम इच्छा है उसके चमकते सफेद दांत, जो कि बूढ़े होने के नाते गांव वालों के सामने अच्छा प्रतीत नहीं था। उन सबको पता था कि वह 70 साल की होने वाली है। ऐसे में इतने तंदुरुस्त होकर नारायामा पर जाना कहीं से भी ठीक नहीं है। ना जाने लोग कितनी बातें बनाते हैं, खासकर छोटे बच्चे तो रोजाना उसे इसके लिए चढ़ाते रहते हैं। ओरियान भी इस बात को अच्छे से समझ रही है। वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके वो बूढ़ी हो जाए, उसके दांत कमजोर हो जाए, ताकि नारायामा के दौरान उसे मौत को गले लगाने में इतनी दिक्कत ना हो, वरना वो बेचारी कब तक ऐसे जंगलों में भटकती रहेगी। इसीलिए हमेशा अपने दांतों को तोड़ने के लिए कोई ना कोई नया उपाय ढूंढती रहती। कभी मोटे मोटे पत्थरों को चबाने लगती और कभी खुद का मुंह दीवार पर मारने लगती। इसी बीच हमें केसाकिची को दिखाया जाता है। जंगलों के बीचों बीच अमाया परिवार की बेटी मात्सुयान के साथ हमबिस्तर हो रहा है। वो दोनों शायद एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं जब तात्सुहे रास्ते में अपने घर जा रहा है, तभी उसकी मुलाकात जिनसाकू से होती है, जो अपने पिता के लिए व्रत रख रहा है ताकि उन्हें आने वाली ठंडियों में नारायामा के लिए ले जा सके। उधर ओरिन अपनी बचपन की सहेली ओकाने से मिलने पहुंचती है, जो काफी दिनों से बीमार चल रही है। वो ओरिन को बताती है कि उसकी इच्छा नारायामा में मरने की है, न कि इस बीमारी के चलते घर पर। ओरिन उसे हौसला देती है कि वह परेशान ना हो, वो जरूर नारायामा जाकर अपने पति के बगल में अंतिम सांस लेगी। ये कहकर ओरिन खुद भी अपने पति के बारे में सोचने लगती है। अगर आज वो होते तो शायद वो भी उनके नजदीक जाकर खुशी खुशी मौत को गले लगा लेती। लेकिन रेही कहाँ है, इसका अंदाजा ना तो उसे है न ही गांव के किसी व्यक्ति को। वो तो ना जाने कब का उसे मरा हुआ समझ बैठी है। उसी शाम खाने के दौरान ओरिन सभी को बताती है कि कुछ ही समय में तात्सुही की दूसरी पत्नी बगल के गांव से आने वाली है। इस पर केसाकेची विरोध करते हुए कहता है, माँ, भाई की शादी करके एक और आदमी का बोझ सर पर क्यों उठाना? इससे अच्छा है कि आप मेरी शादी कर लो, मेरी पत्नी भाई के बच्चों को संभाल लेगी। ओरिन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और सामने रखा खाना छीन लेती है। इसी बीच तात्सुही का बेटा सभी को बताता है कि अंकल केसाकिची को मात्सुया नाम की एक लड़की से मिलते मैंने कई बार पकड़ा है,
जिस पर केसाकेची अपने भतीजे को चुप करवाने की कोशिश करता है और सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगली सुबह ओरिन घर के बाहर एक महिला को बैठा देखती है। उसे पूछती है कि आखिर वो कौन है। वो बताती है कि मेरा नाम तामायाना है और मैं तात्सुही की नई पत्नी हूँ, जिस पर ओरिन बेहद खुश हो जाती है। उसे अपने घर बुलाती है। तामायान बड़े लाड़ प्यार से तात्सुही के बच्चे का ख्याल रख रही है। यहाँ ओरिन बताती है कि वो जल्दी ही नारायामा के लिए पहाड़ों पर चली जाएगी। तो तामायाना बोलती है, मुझे लगता है आपको अभी कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में भी आप इतनी खूबसूरत और तंदुरुस्त नजर आती है। ये सुनकर ओरिन को ना जाने क्यों खुद पर शर्म आने लगती है और वह किनारे जाकर अपने मुंह पर एक जोरदार ईंट मारती है, जिससे कि उसके 2 दांत टूट जाते हैं और खून से लथपथ मुंह को लेकर मात्सुआन के पास जाकर कहती है, देखो ना मेरे दांत कमजोर हो रहे हैं, मुझे जल्दी नारायमा के लिए निकलना पड़ेगा। और फिर वहां से सीधा गांव के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाती है, जहां सब उसे देखकर मजाक उड़ाने की जगह डर जाते हैं, जिससे ओरिन और परेशान हो जाती है। लेकिन जब घर जाकर तामायान को देखती है तो उसका दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि बहू ने आते ही पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया है। वो न केवल तात्सुही के बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रही है, बल्कि उससे जुड़ी छोटी मोटी चीजों पर भी ध्यान दे रही है। ये सब देखकर बुढ़ापे की इस उम्र में उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन छोटा बेटा रिसाके अब भी ओरिन के लिए मुसीबत बना हुआ है, जो रोजाना अपने हवस मिटाने के लिए पड़ोसी अरायाशिकी के कुत्ते शीरो के साथ गंदा काम करता है। एक रात रिसाके जब अरायाशिकी के घर दोबारा पहुंचता है तो उसने उसे अपनी पत्नी को कहते हुए सुना, उसे गांव के हर व्यक्ति के साथ संबंध बनाना चाहिए और फिर उन्हें घर के देवता की पूजा करने के लिए मनाना, क्योंकि मुझे लगता है इस घर में मेरे बेटे की आत्मा आज भी मौजूद है, जो मुझे अपने द्वारा किए गए पापों की सजा दे रही है। असल में दोस्तों, एक रोज गुस्से में अरायाशिकी ने अपने बेटे को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई और बस तभी से वो बीमार रहने लगा। रिसाकी ये खबर गांव वालों के बीच फैला देता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उल्टा सभी उसके शरीर से आ रहे बदबू का मजाक उड़ाने लगते हैं। साथ ही साथ पूछते हैं कि आखिर वो उसके घर में क्या कर रहा था, कहीं वही तो नहीं जो उनके कुत्ते के साथ गंदा काम करता है। रिसाकी अब वहां से सीधा मंदिर की तरफ भागता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि वह जल्द से जल्द उसके शरीर से आ रही दुर्गंध को गायब कर दे और साथ ही अरायाशिकी को अपने पास बुला ले, ताकि वो उसकी पत्नी के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। तभी वहां तात्सुही पहुंचता है और अरायाशिकी के कुत्ते शीरो को सताने के लिए उसे बहुत मारता है। किसी तरह ओरिन बेटे रिसुके को बचाती है और फिर जख्मों में दवाई लगाती है, जहां रिसुके ओरिन से कहता है, माँ क्या मैं इतना बुरा हूँ कि लोग मेरे करीब नहीं आते। ओरिन कहती है, नहीं बेटा, मुझे तो तेरे अंदर से कोई बदबू नहीं आती। जरूर सभी लोग तुझसे जलते होंगे। तुम इन सब बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान दो, बाकी सब अच्छा होगा। उसी रात किसाकिची जब मात्सायान से मिलने जाता है तो मालूम पड़ा कि वो पेट से है, जिस पर वो रिश्ता पक्का करने के लिए उसे परिवार के साथ अपने घर बुलाता है और देखते ही देखते दोनों की शादी की बात पक्की हो जाती है। अब मात्सुयान भी तामायान के साथ काम में हाथ बटाने लगी है। वो सभी का भरोसा जीत रही है, लेकिन उसके इस भरोसे के पीछे एक गहरी साजिश है, जिसे वो सबके सोने के बाद अंजाम दिया करती है। दरअसल मात्सुयान का परिवार बेहद गरीब है और उनके पास ठंडियों में खाने के लिए कुछ भी नहीं। इसीलिए मात्सुयान ओरिन के घर से रोजाना चुपके से आलू छुपाकर अपने परिवार तक पहुंचाती है। लेकिन उसकी ये चोरी एक दिन तात्सुही के सामने पकड़ी गई, पर जब उसे एहसास हुआ कि मात्सुहा पेट से है तो वो उसे छोड़ देता है। तभी बीच रात में गांव में जोरदार हल्ला होता है, जिससे कि हर किसी की आंख खुल गई और हम देखते हैं कि मात्सुयान के परिवार वालों को दूसरे के खेतों से चोरी करते हुए कुछ गांव वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। मात्सुयान के पिता दामाद किसाकिची से उन्हें छुड़ाने की गुजारिश करवाते हैं, लेकिन सभी लोग मिलकर उनके द्वारा चोरी किए गए सामान को गांव वालों के बीच बराबर बांट देते हैं। इसी दौरान रिसुके को खबर लगती है कि अरायाशिकी की मौत हो गई है, जो सुनकर वो काफी खुश होता है। कम से कम अब वो किसी लड़की के करीब तो आ पाएगा। उसी रात किसाकिची परिवार के अन्य सदस्यों को कहता है कि वो अपने ससुराल वालों को ऐसे भूखा नहीं छोड़ सकता, उन्हें अपने साथ ही रखना पड़ेगा, वरना फिर भूख के मारे वो कहीं और चोरी करेंगे और इस बार उनकी जान बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ओरिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो मात्सुयान को अपने पास बुलाती है
और खाने के लिए कुछ देकर अपने परिवार वालों को परोसने को कहती है। साथ ही साथ उसे कहती है कि तुम चाहो तो आज उन्हीं के साथ रात बिता सकती हो। जैसे ही मात्सुयान अपने घर पहुंची तभी उसके पीछे पीछे गांव के अन्य लोग भी हाथों में हथियार लेकर पहुंच जाते हैं। उन्हें यूं खाता हुआ देखकर उन्हें लगता है कि जरूर इन सब ने दोबारा चोरी की है और फिर बोरियों में भरकर सबको एक साथ जमीन के नीचे दफन कर देते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि इन सब में मात्सुयान भी शामिल है। किसाकिची ना जाने कितनी बार गांव वालों से अपनी पत्नी को छोड़ देने की गुजारिश करता है। यहाँ तक कहता है कि वो पेट से है, लेकिन तब तक वो बोरियों में दम घुटकर मर चुकी है। किसाकिची अपनी पत्नी और उसके होने वाले बच्चे की मौत का इल्जाम माँ ओरिन पर लगाता है, जो शायद किसी न किसी रूप से सच भी हो। लेकिन हकीकत में यह सब कुछ ओरिन ने अपने परिवार का पेट पालने के लिए किया था, क्योंकि उन्होंने जो खाना कुछ दिनों में अपने आने वाले ठंडियों में गुजारा करने के लिए बचा रखा है, अगर उसे यूं ही किसाकिची अपने पत्नी के प्यार में पागल होकर मात्सुयान के परिवार में बांटने लगा तो यकीनन 2-4 दिन भूख की वजह से उन सभी की मौत हो जाती। बस यही वजह है कि उसे ये सब कुछ करना पड़ा। दूसरी तरफ अराशिकी की पत्नी मित्सुको के साथ एक रात बिताने के लिए रिसुका रोजाना उसके घर जाता, लेकिन हमेशा उसे गांव के किसी और मर्द के साथ पाता। खुशकिस्मती से एक दिन जब उसका नंबर आता है तो रिसुके के शरीर से आ रही दुर्गंध की वजह से मित्सुको उसके साथ सोने के लिए मुंह पर मना कर देती है, जिससे गुस्सा में रिसुके खेत की तरफ पहुंचकर अनाजों पर गुस्सा निकालने लगता है और फिर घर के इकलौते पालतू जानवर को बेरहमी से मारने लगता है। तात्सुहे को अपने भाई की यह हालत देखी नहीं जाती। अगर वह ऐसा ही करता रहा तो घर के इकलौते जानवर को भी मार डालेगा, जिससे क्या पता ठंड अधिक बढ़ जाने पर अगर खाने को कुछ नहीं रहा तो इसी जानवर का मीट खाकर उन्हें ठंडियां गुजारनी पड़ेगी, नहीं तो सबके सब भूख से मारे जाएंगे। ऐसे में तात्सुही अपनी पत्नी तामायाना को एक दिन के लिए भाई रिसुका के साथ सोने के लिए कहता है, ताकि उसका कुंवारापन जल्द से जल्द खत्म हो सके। लेकिन तामायान इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। जब कहीं से भी बात नहीं बनती तो माँ ओरिन अपनी एक पुरानी दोस्त को इसके लिए मनाती है, जिसकी एक बीमारी के चलते सूंघने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। आखिरकार काम बन जाता है और कुछ इस तरह न केवल एक बूढ़ी औरत के साथ ही सही रिसुके का कुंवारापन खत्म होता है, बल्कि उसकी माँ की अंतिम इच्छा भी। अब सुबह वो फैसला करती है कि अगले दिन नारायमा के लिए निकलेगी। तभी वहाँ किसाकिची जोर जोर से कहते हुए आता है, माँ मैंने पिताजी को वहाँ पहाड़ों पर देखा है, शायद वो वही है। ये सुन ओरिन और तात्सुहे उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन हकीकत में वो उनकी भटकती हुई रूह थी। इसी बीच तात्सुही ने अपने माँ से कहा, माँ क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूँ? माँ ने कहा, हाँ बेटा बेशक बोलो। तभी बचपन का एक राज खोलते हुए तात्सुहे अपनी माँ से कहता है कि जब मैं 15 साल का था और पिता के साथ यहाँ शिकार करने आया था, तभी एक दिन अचानक किसी बात को लेकर मेरी उनसे लड़ाई हो जाती है और गलती से मेरे हाथों पिता की जान चली जाती है। और इन ये सुनकर दंग रह गई, लेकिन इस घड़ी में भी वह बड़े ही संयम से काम लेती है, क्योंकि वो अपने पति को पहले ही खो चुकी थी, अब बेटे को नहीं खोना चाहती। वो तात्सुहे को उसकी गलती के लिए माफ करती है और इस बात को राज ही रखने को कहती है। फिर दोनों माँ बेटे घर पहुंचते हैं, जहाँ पर कल सुबह नारायामा पर जाने की तैयारी चल रही है। वो जाने से पहले तामायाना को खाना बनाने के साथ साथ मछलियां पकड़ने का हुनर भी सिखाती है। साथ ही साथ गांव के बुजुर्गों से नारायामा के पवित्र रास्ते को सुनिश्चित करती है, जो उन्हें बताते हैं कि अगर एक बार वो दोनों नारायामा के रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं तो फिर इस बीच बात करना अपशगुन माना जाता है। इससे पहाड़ देवता नाराज हो सकते हैं और वापस आते समय पीछे देखना भी सख्त मना है। उसी रात जब ओरिन आखिरी बार अपने घर पर शांति से आराम कर रही है, तभी उसे मिलने जिनसाकू के पिता आते हैं। उनकी आंखों में आंसू होता है और बस अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि वो नारायामा के लिए नहीं जाना चाहते। यहाँ तक कि बीच रास्ते में उन्होंने रस्सी तोड़कर वापस गांव की तरफ भी भाग लिया था। इस पर ओरिन उसे समझाती है कि इस गांव में हर किसी का अपना समय है, आपका भी था। जैसे आपने बता दिया, अब हमें ईश्वर के घर चले जाना चाहिए, वरना वो नाराज हो जाएंगे। इसकी अगली सुबह तात्सुहे अपनी माँ को पीछे बिठाकर बिना किसी को कुछ बताए शांति से नारायामा की तरफ निकल पड़ता है। ओरिन एक आखिरी बार अपने गांव, अपने घर, अपने बुजुर्गों की जमीन को निहारती है और उन सभी दिनों को अपनी आंखों के सामने से गुजरता हुआ देखती है और फिर बेटे के साथ जिंदगी की अंतिम यात्रा पर निकल पड़ती है।
वो यात्रा जो हकीकत में सत्य है भी या नहीं पता नहीं, लेकिन रीति रिवाजों के बोझ तले दबकर एक माँ को अपने बेटे से उस उम्र में जुदा कर रही है जिस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये रास्ता बेहद खतरनाक होता है। तात्सुहे जितना ज्यादा ऊंचाई पर जा रहा है उसे उतना ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह तो वो अपने पैरों को जख्मी भी कर लेता है, लेकिन रुकता नहीं। पूरे रास्ते माँ उसे बताती है कि कैसे पूर्वज इस रास्ते में गए थे, एक दिन वो भी यहीं से गुजरेगा। लेकिन तब किसाकेची उसे यहाँ तक छोड़ने आएगा और फिर किसाकेची को रिसुके। ये सब कुछ ऐसे ही चलता जाएगा क्योंकि मौत ही अटल सत्य है। और फिर तमाम घंटों की चढ़ाई के बाद आखिरकार दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जो पूरे गांव वालों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम न था। यहाँ न जाने कितने हजारों कंकाल पड़े हुए थे। यकीनन ये उन्हीं लोगों के थे जिन्होंने यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ली थी। और इन्हें किनारा देखकर तात्सुहे को वहीं उसे छोड़ने को कहती है। वो माँ को वहीं उतारता है। तात्सुहे की आंखों में आंसू है। उसे यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि पहले वो पिता की मौत का कारण बना और अब अपनी माँ को यूं मरने के लिए अकेला छोड़ दे रहा है। बिना कुछ कहे ओरिन उसे गले लगाती है और फिर इन सभी रीति रिवाजों से परे माँ को यहाँ अकेले छोड़ने से साफ साफ मना करने की कोशिश करता है। वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ओरिन को अच्छे से पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। वो बेटे को जबरदस्ती जिद करने के लिए ना चाहकर भी एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद लाचार होकर तात्सुहे बिना पीछे मुड़े उन्हें वहीं छोड़कर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम जिनसाकू को देखते हैं जो अपने पिता को जबरन नारायमा के लिए लेकर जा रहा है और तभी वो उन्हें पहाड़ी से धक्का दे देता है। कितना दर्दनाक पल होगा ये, जहाँ एक बेटा अपनी माँ को अपने साथ रखने के लिए दुनिया के सभी रीति रिवाजों को तोड़कर साथ रखने को तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ जिनसाकू जिसके पिता उसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी बड़ी निर्दयता के साथ वो उन्हें मौत के मुंह में ढकेल देता है। दूर खड़ा ये सब देख तात्सुहे हक्का बक्का रह जाता है। तभी बर्फबारी शुरू हो गई। वो भागकर अपनी माँ के पास वापस जाता है जो दोनों हाथों को जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना में मग्न है। वो ओरिन से कहता है, माँ बर्फबारी शुरू हो गई है, हमारे पास अच्छा मौका है, आप वापस चल सकती है। कहावतों के अनुसार अगर कोई बूढ़ा नारायमा के लिए जा रहा है और उस दिन आसमान से बर्फबारी हो जाए तो इसका मतलब ईश्वर का उस पर अपार आशीर्वाद है। यहाँ ओरिन हाथों से इशारा करके बेटे को वापस जाने के लिए कहती है और हम शाम तक तात्सुहे को घर वापस आता देखते हैं, जहाँ पत्नी तामयान उसे संभालती है। सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया, लेकिन तात्सुहे के लिए कुछ भी पहला जैसा नहीं है। उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी शख्स उससे दूर जा चुका है, जिसे एक अजीबोगरीब प्रथा ने छीन लिया। और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी इस तरह की किसी कुप्रथा से वाकिफ हैं? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।